ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक बहुत बड़े खुलासे से करना चाहते हैं और यह खुलासा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब आतंकवाद ने कितना खतरनाक रूप ले लिया है। कल्पना कीजिए आपके आसपास कुछ डॉक्टर्स बैठे हों, वो डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, उनकी बातों में बार बार ऑपरेशन थिएटर, ब्लड टेस्ट, वेंटिलेटर, हार्ट अटैक, सर्जरी, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई, ब्लड प्रेशर, बीपी जैसे शब्दों का जिक्र आता है। क्या आप उन पर जरा सा भी शक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको यही लगेगा कि डॉक्टर्स के लिए तो यही शब्द इस्तेमाल होते हैं, भाई मरीजों की बात कर रहे हैं आपस में, पेशेंट्स का कैसे इलाज करना है, किसके साथ क्या समस्या है, और आप इन बातों को नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अब दिल्ली धमाकों की जांच में एक नया खुलासा हुआ है और यह पता चला है कि इस साजिश में शामिल तमाम डॉक्टर्स इन शब्दों का इस्तेमाल आतंकी हमले के कोडवर्ड के रूप में कर रहे थे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ऐसे ही कुछ शब्द दिखाना चाहती हूं जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी थी, वहां पर कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये डॉक्टर्स जिनको इन शब्दों का इस्तेमाल करना था किसी की भलाई के लिए, किसी के फायदे के लिए, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को जब विस्फोटक या बॉम्ब फैक्ट्री का जिक्र करना होता था तो वो क्या कहते थे? ऑपरेशन थिएटर। इसका अर्थ है बॉम्ब फैक्ट्री। ये डॉक्टर उमर मोहम्मद के जो बातचीत से निकली है जानकारी वो आपको बता रहे हैं। वो इसके लिए ऑपरेशन थिएटर शब्द का इस्तेमाल करते थे। और ब्लड टेस्ट, जब कोई डॉक्टर ब्लड टेस्ट कहता था तो इसका मतलब होता था फिदायीन की भर्ती या उसकी ट्रेनिंग कहां तक पहुंची है। ब्लड टेस्ट बताओ कहां तक, मतलब ब्लड टेस्ट में ही पता चलेगा ना कि कैसी परफॉर्मेंस है, बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। अरे जिन शब्दों से इलाज होना था इंसानों का, वैसे ही इंसानों की जान लेने के लिए इन शब्दों को कोडवर्ड बना दिया इन हैवानों ने। फिदायीन की भर्ती के लिए ब्लड टेस्ट की बात होती थी, उसका ट्रेनिंग कहां तक। अब बातचीत में वेंटिलेटर शब्द आता था तो इसका मतलब होता था आतंकी हमले का टारगेट क्या है। ये देखिए, जो टारगेट आतंकी हमले का टारगेट सेट किया जाता था, जूम इन कीजिए, दिखाइए, उसका मतलब होता था आतंकी हमले का टारगेट जब बोलना है तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था इस शब्द का कि वेंटिलेटर कहां है, वेंटिलेटर पर कहां करना है। तो उससे पता चलता था कि टारगेट जो है आतंकी का हार्ट अटैक। आप सोचिए, मतलब जो गले पर यह स्टेथोस्कोप लगाता है उसके लिए हार्ट अटैक माने एक ऐसा सिचुएशन जहां पर उसको अपने मरीज की जी जान से जान बचानी है, पूरी ताकत झोंकनी है। हार्ट अटैक कहने का मतलब इन जो आतंक के आरोपी हैं उनके लिए डॉक्टर फिदायीन हमले के बारे में बात करना होता था। फिदायीन हमला को ये लोग आपस में कोड वर्ड में हार्ट अटैक कहते थे। हार्ट अटैक के लिए कोई खबर आई क्या? यानी फिदायीन हमले तैयार करने वाला, किसी फिदायीन को तैयार करना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया है। लगातार इसीलिए हार्ट अटैक यानी फिदायीन हमले पर वीडियो बनाता था ये डॉक्टर और उसको डालता था ताकि जो युवा पीढ़ी है उनको वो फिदायीन के लिए भड़का सके। अंत में जब कुछ नहीं काम आया तो खुद करने के लिए तैयार हुआ डॉक्टर उमर मोहम्मद। सर्जरी का मतलब होता था सीरियल बॉम्ब धमाका। इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, हमें अब सर्जरी करनी चाहिए। इस तरह से सीरियल बॉम्ब धमाके का इस्तेमाल होता था क्योंकि इनकी प्लानिंग भी यही थी कि अलग अलग जगहों पर गाड़ियों से इस तरह से भारी तादाद में जो एक्सप्लोसिव्स हैं उनको लेकर हर जगह धमाका कर दिया जाएगा गाड़ी से। सीरियल बम धमाका यानी सर्जरी का टाइम आ गया है। सर्जरी के लिए तैयारी कहां पहुंची है? सर्जरी, सीरियल बॉम्ब धमाका। मेडिकल ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट का मतलब होता था जिहाद का काम करना। क्या ट्रीटमेंट के लिए कुछ और लोग शामिल हुए? क्या उसका सही ट्रीटमेंट चल रहा है? मतलब जिहाद के काम में कौन कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है जिहाद का काम। जब कोई डॉक्टर दवाई या मेडिसिन बोलता था तो इसका मतलब देश की राजधानी दिल्ली से होता था कि इस बार तो सीधा दवाई ही देनी पड़ेगी, यानी दिल्ली पर हमला करना पड़ेगा। सोचिए आप, कल्पना कीजिए, दवा मतलब एक ऐसी चीज जो स्टेथोस्कोप पहनने वाले किसी भी डॉक्टर के लिए इससे बड़ी चीज क्या है। कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं लेकिन वही जिंदगी बचाते हैं या जिंदगी लेते हैं। और उन दवाइयों के जरिए, उन केमिकल कॉम्पोजिशंस के जरिए एक डॉक्टर किसी मरते हुए व्यक्ति को बचा सकता है। उस दवाई शब्द का इस्तेमाल दिल्ली को टारगेट बनाने के लिए। और ब्लड प्रेशर का मतलब होता था विस्फोटक की खेप। ब्लड प्रेशर कहां है बताइए? विस्फोटक की खेप।
जिससे पता चलता था, उसके लिए ब्लड प्रेशर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब जबकि तमाम सबूत खंगाले जा रहे हैं, तब ये जानकारियां सामने आ रही है। हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि दिल्ली धमाके से 2 हफ्ते पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर शाहीन शाहिद के बीच कोडवर्ड में बातचीत हुई थी, जिसमें डॉक्टर शाहीन शाहिद ने डॉक्टर उमर मोहम्मद से कहा था कि तुम दवा लेना मत भूलना। इसका मतलब यह था कि दिल्ली में हमला करना है। जवाब में डॉक्टर उमर मोहम्मद कहता है कि सर्जरी की पूरी तैयारी है, यानी सीरियल धमाके की पूरी तैयारी है। और ये जानकारी दोनों ने आपस में बात की थी। मुझे लगता है कि फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, सोचिए, ये देखिए, कोडवर्ड में ही ये बातचीत हुई थी। लेकिन कोडवर्ड का मतलब क्या होता है आपको हम बता रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है पुलिस तफ्तीश में आ रही है, क्योंकि दवा लेना मत भूलना और इधर से कहा जा रहा है सर्जरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस हमले का डर दिखाकर पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने अपनी सेना का रक्षा बजट बढ़ा लिया। अब तो सर्वे सर्वा वो बन ही चुका है, आजीवन उसकी कायनात वहां पर और उसका जो रुतबा है वो कायम रहने वाला है। तो अब उसने सोचा कि सेना का बजट बढ़ाया जाए, थोड़ा जो पाकिस्तान की गरीब जनता है उसका खून जरा और खींचा जाए। और उसी कड़ी में सेना का रक्षा बजट बढ़ा लिया। $180 मिलियन यानी लगभग 1,500 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं। बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था कि उनकी इस वक्त क्या हालत है, बजट की क्या हालत है। और उसी कड़ी में जब आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा लिया है। वर्ष 2025 के लिए 19,377 करोड़ कर लिया है, जो कि वृद्धि के बाद अब पहुंच जाएगा 80,965 करोड़। जो वृद्धि है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो पाकिस्तान और आसिम मुनीर एक बार फिर से अपनी आम जनता के लिए तो कुछ करना नहीं चाहता है। उनका खून नोच नोच कर एक तरह से जो स्थिति वो रक्षा बजट अपना बढ़ाई जा रहा है, उससे ये वॉर मॉन्गरिंग, यानी लोगों में ये दहशत फैला रहे हैं कि देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से वहां आतंकवादी हमला हुआ है तो हम पर हमला हो सकता है, और ऐसी नाजुक घड़ी में हमको अपना रक्षा बजट बढ़ाना ही होगा। हालांकि बजट बढ़ाकर भी पाकिस्तान कहां है, हमसे बहुत पीछे। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट किसी का है तो वो भारत का है, जबकि इस मामले में पाकिस्तान 38वें नंबर पर है, 38। भारत चौथे नंबर पर लगभग हम 6 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च करते हैं, और वहीं पाकिस्तान जो है वो 38वें स्थान पर है। पाकिस्तान से 8.5 गुना ज्यादा हम खर्च करते हैं। लेकिन सबसे ऊपर है अमेरिका जो कि 78 करोड़ 94 लाख है। उसके बाद है चाइना जो कि 23 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च करते हैं। 11 लाख करोड़ जो है वो देखिए आप खर्च कर रहा है रूस, और लगभग 6 लाख करोड़ भारत, और वैसे ही लगभग 7 लाख करोड़ जो है वो सऊदी अरब खर्च करता है। भारत से थोड़ा सा पीछे है वो। तो कुल मिलाकर 78 लाख करोड़ अगर अमेरिका खर्च कर रहा है, 23 लाख करोड़ चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है 11 लाख करोड़, भारत लगभग 6 लाख करोड़ कर रहा है। तो वहीं आप पाकिस्तान की हालत देखिए, 8.5 गुना उनसे ज्यादा है, वो 38वें नंबर पर है। अब यही बताता है कि पाकिस्तान सोचता क्या है, क्या वो दिखाता है और क्या उसकी असल स्थिति है। और आसिम मुनीर को इसी बहाने एक मौका मिल गया है जहां वो सोच रहा है कि थोड़ा और बजट सेना का बढ़ा लिया जाए। वही पैसा जिसको इधर उधर हमेशा खाने में सेना के लोगों की वहां पर रुचि रहती है। ये चर्चा हमेशा पाकिस्तान में होती है कि जो बड़े बड़े वहां पर अफसर हैं सेना में, उनके आलिशान बंगले अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि उनसे ज्यादा भ्रष्ट, पाकिस्तान सेना से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। वैसे भले पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा लिया है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में दिन भर इस बात की चर्चा हो रही है कि इस बार भारतीय सेना पाकिस्तान में कितना अंदर तक घुस कर मारेगी। सुनिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं आपको बीते दिन से कि कुछ डर अच्छा होता है। ये डर अच्छा है, डर कर रहे हैं। कैपेबिलिटी वो लेडी कह रही थी, कैपेबिलिटी की बात कर रही थी, तो कैपेबिलिटी तो समझ में आ गई है किसकी कितनी है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर मारा था। इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत ने 60 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा था। आपने एक साहब को सुना ना जो कह रहे थे मेरी तो टांगे हिल रही हैं, कांप रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा था, और अब पाकिस्तान का मीडिया यह सोच रहा है कि इस बार हमला हुआ तो भारत कितना अंदर घुसकर मारेगा। सवाल यह भी है कि अगर वहां पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता जीत बताकर जश्न भी मनाने लगे, तमाम आतंकी सड़कों पर निकले जश्न मनाने, लेकिन जनता तो अंदर अंदर जानती है कि उनकी क्या हालत है, और जनता शायद खुलकर उनके सामने ना बोल पाए, लेकिन उनके अंदर जो खौफ है वो साफ दिख रहा है। ये पूरा मसला इसलिए गंभीर है
क्योंकि इससे पहले अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक लॉकर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी। और पता है ये राइफल किसकी थी? ये राइफल इस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे डॉक्टर आदिल अहमद राठर की थी, जो जैशे मोहम्मद का पोस्टर्स लगा रहा था और जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही उसने डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद का नाम लिया। और जब वो सच उगलने लगा तो उसके बाद से एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने लगी। ये AK-47 राइफल जो कॉलेज हॉस्पिटल में वहां पर मिली थी लॉकर में, वो डॉक्टर आदिल अहमद राठर की थी, जिसने डॉक्टर्स के स्टेरॉइड मॉड्यूल का खुलासा किया था गिरफ्तारी के बाद। और इसके बाद ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में गिरफ्तारियां शुरू हुई। यहां समझने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में घूम फिर कर बार बार अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा है। और हम भी शुरुआत से कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले की साजिश रची जाए और किसी को कुछ पता ही नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी में 10 नवंबर से पहले क्या क्या हो रहा था, जिससे पूरे घटनाक्रम को आप समझेंगे। और अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो उसका जवाब भी आपको इसी से मिलेगा। NIA को आशंका है कि इस यूनिवर्सिटी और के जो डॉक्टर्स हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, उनको मिलाकर कुल 200 लोग संदिग्ध हैं। ये देखिए 200 लोग बीच में, डॉक्टर, छात्र, कर्मचारी समेत 200 लोग संदिग्ध हैं। अब पूरा जो शक है वो इस यूनिवर्सिटी पर गहराता चला जा रहा है कि आखिर 200 लोगों को अगर संदिग्ध समझकर उनसे पूछताछ की जा रही है तो आप सोचिए कि देश के खिलाफ एक बड़ी आतंकी साजिश इस तरह की यूनिवर्सिटी में रची जा रही थी। उसकी वेबसाइट पर भी शुरुआती दौर में, हालांकि बाद में उसको हैक करके हटा दिया गया, लेकिन धार्मिक नारे लिखे हुए थे। इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 200 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा टेरर मॉड्यूल हो सकता है। भारत में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक साथ एक ही संस्थान के इतने लोग कट्टरपंथ की तरफ चले गए और उन्होंने इसी देश के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। लेकिन इस मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर्स, छात्र, कर्मचारियों पर इस साजिश में शामिल होने का शक गहरा होता चला जा रहा है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, NIA पूछताछ कर रही है, गिरफ्तारियां हुई है। अब आप ये देखिए कि 10 नवंबर के हमले से पहले इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ सामान्य था, किसी को पता चल रहा था। उस वक्त अगर कोई उंगली भी उठा देता तो अनेकों सवाल उठ जाते कि आखिर कैसे इस यूनिवर्सिटी को लेकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह भारत में लोकतंत्र का अपमान है, यह लोगों की धार्मिक आजादी पर आघात है, तरह तरह के आरोप लगते हैं। अब आप ये देखिए, वाकई मतलब 10 नवंबर के पहले जब तक वो डॉक्टर आदिल श्रीनगर में नहीं पकड़ा गया, उसने डॉक्टर मुजम्मिल का और इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया, सब कुछ सामान्य था। ये लोग स्टेथोस्कोप पहनते थे, व्हाइट कोट पहनते थे, हॉस्पिटल पहुंचते थे। और देखिए पिछले महीने की 31 तारीख तक इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा हलचल नहीं थी। डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर शाहीन शाहिद ने 2900 किलो विस्फोटक 2 अलग अलग गांवों में छिपा कर रखा हुआ था। यह भी दावा है कि जो छात्र डॉक्टर उमर मोहम्मद के संपर्क में थे उन्हें भी इस विस्फोटक के बारे में जानकारी थी और डॉक्टर उमर मोहम्मद को लगता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इस दौरान मुजम्मिल गनई भी लगातार नाइट शिफ्ट में काम करता था और आसपास के लोग उसे एक अच्छा डॉक्टर मानते थे। किसी को नहीं लगता था कि वो एक आतंकवादी हो सकता है। नवंबर के पहले हफ्ते में जब नौगांव का मौलवी इरफान अहमद गिरफ्तार हुआ तब अल फलाह यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा। इन डॉक्टर्स के बीच ये चर्चा शुरू हुई कि वो विस्फोटक को कहां छिपाएंगे। हालांकि इस दौरान फिदायीन हमला करने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद को यही लग रहा था कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंचेगी और डॉक्टर होने के कारण वो आसानी से बच जाएगा। लेकिन 7 नवंबर को जब सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद राठर गिरफ्तार हुआ, उसके बाद ही गोपनीय तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल गनई को अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ ये वीडियो दिखा दीजिए। तब इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े तमाम डॉक्टर्स, छात्र, कर्मचारी चौकन्ने हो गए और उन्होंने एक दूसरे से संपर्क करना बंद कर दिया। सबको लगा कि अब तो बस अपने अपने कोने में घुस जाओ, चुप हो जाओ। हालांकि यहां अभी ये नहीं पता चला है कि 10 नवंबर को डॉक्टर उमर मोहम्मद ने जब फिदायीन हमला किया तब इसके बारे में आरोपी डॉक्टर्स, छात्रों, कर्मचारियों को जानकारी थी या फिर नहीं थी, और यही अब जांच का विषय। पहली बार इस यूनिवर्सिटी का नाम आतंकवादियों से जुड़ा है। अब तो तहे खुल रही है, बात सामने आ रही है। साल 2007 की बात है जब गोरखपुर में बम धमाका हुआ था। उस वक्त यूपीए की सरकार थी और उसके बाद साल 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए। तब इनमें एक आतंकी का नाम प्रमुखता से आया था, नाम था मिर्जा
शादाब बेग। उस वक्त जब जांच हुई तो पुलिस को इस आतंकी का एक हॉस्टल पास मिला जो अल फलाह के इंजीनियरिंग कॉलेज का था। और ये पास जो है हम आपको दिखाना भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि आतंकी मिर्जा शादाब बेग अल फलाह यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, जो बाद में पाकिस्तान फरार हो गया और फिर आईसिस में भर्ती तक हो गया। इससे यह भी पता चलता है कि आतंकी गतिविधियों में इस यूनिवर्सिटी की भूमिका संदिग्ध रही है, और तब भी ये यूनिवर्सिटी आतंकी डॉक्टर्स के लिए उनका सुरक्षित ठिकाना बनी हुई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईडी ने इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर 415 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और यह कहा कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने झूठे दावे करके छात्रों की फीस से 415 करोड़ रुपए कमाए और इन पैसों को अलग अलग मकसद से इस्तेमाल किया। 415 करोड़। यह भी आरोप है कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने साल 2012 में तरबिया नाम से एक फाउंडेशन बनाया था जिसे दिल्ली में शमशान घाट की जमीन पर रजिस्टर्ड किया गया है, और इस फाउंडेशन के जरिए विदेशों से फंडिंग लेने के भी आरोप लग रहे हैं। और अब यह मामला बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। इस पूरे मामले से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि अगर हमारे देश में ऐसे शिक्षण संस्थान चल रहे हैं और उन पर कट्टरपंथियों ने अपना कब्जा किया हुआ है और वो सफेद पोश लोग आराम से घूम रहे हैं, सामान्य जिंदगियां जी रहे हैं, किसी को उन पर शक नहीं है, कोई उंगली उठाने को तैयार नहीं है, पैसे का ऐसा खेल चल रहा है कि सब लोग चुपचाप अपनी अपनी तरफ अपने अपने रास्ते चलते रहते हैं, तो आम लोग इनसे कैसे बचेंगे? क्या ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है? पढ़े लिखे आतंकवादी देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट से में भी चर्चा हुई। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिसका विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत को शर्जिल इमाम के भड़काऊ भाषण सुनाए और इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन जाते हैं तब वो ग्राउंड लेवल के आतंकवादियों से भी खतरनाक हो जाते हैं, और ये बात वाकई सही है। जब शिक्षित लोग, जिनको तमाम मौके इस देश में मिले, वो जब धार्मिक कट्टरपंथ की तरफ जाते हैं तो इससे समाज गुमराह होता है। आतंकवाद अपना सबसे खतरनाक रूप ले लेता है, क्योंकि ये जब अंग्रेजी, फर्राटेदार अंग्रेजी हमने आपको सुनाई थी ना डॉक्टर उमर मोहम्मद की, फर्राटेदार अंग्रेजी में जो नई युवा पीढ़ी है उनसे अपील कर रहा था, उनको फिदायीन हमले सही ठहरा रहा था, सुसाइडल अटैक्स। एक अमीर परिवार से आने वाले ओसामा बिन लादेन ने जब सिविल इंजीनियर बनने के बाद आतंक की राह पकड़ी, तब भी दुनिया में व्हाइट कॉलर टेररिज्म को खतरनाक माना गया था। और अब जब पढ़े लिखे डॉक्टर्स, पेशेवर लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप उन पर लग रहे हैं, तब भी ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से ज्यादा खतरनाक माने जाएंगे। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी एटीएस अब डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के साथ पूरे राज्य के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों की, छात्रों की जांच करने वाला है। यूपी एटीएस ने सभी जिलों को एक चिट्ठी जारी की है जिसमें 4 बड़ी बातें लिखी गई हैं। पहली बात, हर जिले में कितने मदरसे हैं, उन मदरसों में कितने मौलवी पढ़ाते हैं, उन्हें चलाने वाले संचालक कौन हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी यूपी एटीएस को दी जाए। दूसरा, इन मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों का नाम, उनका पता, दूसरी जानकारियां भी यूपी एटीएस को सौंपनी होंगी। तीसरा, इन मदरसों के मौलवियों और संचालकों के पहचान पत्र, उनका आधार कार्ड, इन सब की जांच होगी। और चौथा, जिन मदरसों के पास सरकार की मान्यता नहीं है उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों को अपनी जांच में शामिल कर लिया है और ये मामला बड़ा होता चला जा रहा है। अमेरिका भारत को अपनी घातक एंटी टैंक मिसाइल और तोप के गोले देने जा रहा है, जो कम दूरी पर मौजूद दुश्मनों के लिए कयामत माने जाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 824 करोड़ रुपए की एक डिफेंस डील हुई है। इसमें अमेरिका भारत को FGM-148 जैवलिन मिसाइल और M982 एक्सकैलिबर आर्टिलरी देगा। जिन हथियारों की डील हुई है उसकी खासियत पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने वाली ही है। FGM-148 जैवलिन मिसाइल को टैंक किलर कहते हैं, यानी आमने सामने के युद्ध में यह मिसाइल दुश्मन के टैंक्स को ध्वस्त करने में माहिर है। ये पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, यानी इसे सैनिक अपने कंधों पर रखकर भी फायर कर सकता है। जैवलिन मिसाइल हीट सिग्नेचर को पहचान कर टारगेट पर हमला करती है। ये खुद अपने टारगेट को ट्रैक करती है। इसका फायदा यह है कि फायर करने के बाद सैनिक आराम से कवर भी ले सकता है। ये जाएगी और वहां पर जो पूरा हीट है उसको ट्रैक करके वहां पर जो भी टारगेट है उस पर अटैक करेगी। इसका रेंज
2 से 3 किलोमीटर है, यानी थल सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हथियार। जैवलिन मिसाइल की एक खासियत यह भी है कि ये किसी भी मौसम में हमला कर सकती है और इस वजह से भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं जो मौसम है, भारी बर्फ, जबरदस्त ठंड भी, कभी अगर आप राजस्थान की तरफ सरहद को देखें तो भारी गर्मी भी। यूक्रेन युद्ध में जैवलिन मिसाइल का खूब इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेनी सैनिकों को कई मौकों पर इसी मिसाइल ने रशिया पर बढ़त दिलाई। यूक्रेनी सैनिक इसे कंधे पर रखकर फायर कर लेते हैं, जिससे रशिया के टैंक्स और अन्य बख्तरबंद गाड़ियों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा अमेरिका जीपीएस गाइडेड तोप के गोले भी दे रहा है। इसे कहते हैं M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसिशन गाइडेड आर्टिलरी शेल्स। इसकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक होती है। ये लंबी दूरी के टारगेट्स पर सटीक हमला करने के लिए जानी जाती है। भारत के पास एंटी टैंक मिसाइलें नाग हैं, लेकिन इसे किसी बख्तरबंद गाड़ी या हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। हमारे पास फिलहाल जो पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल्स हैं वो नहीं है। डीआरडीओ इस पर काम कर रहा है। डीआरडीओ की MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसीलिए कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम की कमी को भारत जैवलिन के जरिए पूरा कर रहा है। जैवलिन की आप देखिए आने से भारतीय सेना को तुरंत इस्तेमाल किए जा सकने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स मिलेंगी, जिससे थल सेना की युद्ध क्षमता जबरदस्त होगी, बढ़ेगी, मारक होगी। अमेरिका और भारत के बीच हुई ये डील उन देशों को जरूर परेशान कर रही है जो ये मानकर चल रहे थे कि अमेरिका अब भारत के साथ नहीं है। टैरिफ को लेकर जो विवाद भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है, उसका कोई असर दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों पर देखते हैं कितना पड़ रहा है। बल्कि इस डील को लेकर अमेरिका का यह कहना है कि इससे दक्षिण एशिया में शांति आएगी और इसी के साथ स्थिरता आएगी।